हेलो गाइस, 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे नवनीत आपके साथ में। और आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेकर आज इस पॉडकास्ट को हम करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इंदौर शहर की, मध्य प्रदेश की या हिंदुस्तान की नहीं, पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इनफर्टिलिटी मेरे ख्याल से एक ऐसा शब्द है जो बहुत कॉमनली सुना जाने लगा है, और इसको लेकर बात करना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आजकल बहुत कॉमनली लोग परेशान भी हैं। हमारे साथ हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर योगिता परिहार, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। सबसे पहले बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट पे आपका। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मुझे बताइए कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आईवीएफ इज़ द ओनली ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आईवीएफ आपके लिए पहला ऑप्शन है। आजकल जो कपल्स के बीच में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, जो स्ट्रेस, वर्कलोड हो गया है, तो कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए टाइम ड्यूरेशन के साथ में रिलेशनशिप होना मेंटेन ज़रूरी होता है, तो कई बार कपल के साथ में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कई बार सिर्फ प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में, प्रॉपर टाइमिंग के साथ जब हम कपल को एडवाइस करते तो बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी ट्रीटमेंट के भी उनको कंसीव हो जाता है। आईवीएफ हम उनके लिए करते हैं जो कपल में, जिसमें फीमेल्स में ट्यूब्स उनकी ब्लॉक्ड है, अगर उनके हस्बैंड में स्पर्म्स का प्रॉब्लम है या उनका एग या यूट्रस की कुछ ऐसी कंडीशन है, तो उनके लिए हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा ट्रीटमेंट उनको सजेस्ट करते हैं। आजकल कई सारे ऐसे कपल हैं जिनको कई मिसकैरेज हो रहे हैं, 2 या 4 मिसकैरेज हो रहे हैं, उनके लिए भी हम आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी चीज़ एडवाइस करते हैं, क्योंकि इसमें हम कपल के एम्ब्रियोज को बना के बाहर ही चेक कर लेते हैं कि वो एम्ब्रियोज आगे 9 मंथ तक ग्रो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जैसे हमें जिनको प्लॉइडी हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए भी हम आईवीएफ जैसी चीज़ के साथ में आगे बढ़ पाते हैं। या कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनके फैमिलीज में कोई बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो गया है, या हस्बैंड वाइफ में दोनों में थैलेसीमिया माइनर वगैरह है, तो उन कपल को बहुत लगता है कि हमारे बच्चे में तो फिर डिसीज ही होगी, तो उस ऐसे कपल्स के लिए भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी करना प्रेफर करते हैं। तो हम उनके कपल के एम्ब्रियोज बना के बाहरी जेनेटिक स्क्रीनिंग के थ्रू चेक कर लेते हैं कि कौन से एम्ब्रियोज उनके ज़्यादा हेल्दी है, तो उससे क्या होता है कि होने वाला जो बेबी होता है वो हेल्दी होता है। आजकल सारे कपल्स नाउ दे डोंट वांट पहले जैसे 4-6 बच्चे ना, आजकल उनको लगता है एक ही बच्चा है, हम उसकी अच्छे से अपब्रिंगिंग कर ले और वो भी हो तो हेल्दी हो, और इतना कॉम्पिटिटिव ईरा है तो सबको लगता है कि डेफिनेटली वी वांट हेल्दी बेबी, लाइक दैट। इनफर्टिलिटी को लेकर जब भी बात होती है, लोगों को लगता है सिर्फ फीमेल के साथ ही प्रॉब्लम होती है, मेल के साथ भी उतनी होती है, आई एम श्योर। यस, उसके कॉजेज क्या होते हैं? जी, आजकल जितना इनफर्टिलिटी फीमेल्स में देखी जा रही है उतनी मेल में ही देखी जा रही है। मेल में कई बार होता है कि नहीं, हमें रिलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें तो कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। क्या होता है, मेल जब अपने सीमन देते हैं तो कई बार सीमन तो होता है लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं होते, या स्पर्म्स होते हैं लेकिन वो डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होना, और इनफैक्ट ये मिसकैरेज का भी कारण होता है। इवन हमारे यहाँ मिसकैरेज के लिए भी सिर्फ फीमेल के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, बट नहीं, मिसकैरेज के लिए मेल पार्टनर, इनफैक्ट स्पर्म्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए ज़्यादातर आजकल जो स्पेशली यंग जनरेशन में जो उनकी लाइफस्टाइल हो गई है, टाइम पे नहीं सोना, खाना टाइम पे नहीं, और उसमें भी कुछ भी जंक फूड और फालतू की चीज़ें खाना, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इवन आजकल ड्रग्स वगैरह भी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा लेने लग गई है। और दूसरा, जो ख़राब लाइफस्टाइल के चलते जो लोगों में फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुकी है। नाउ डेज एवरीबडी वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप और मोबाइल, तो इन सब चीज़ों से भी हीट वेव जनरेशन होती है, जिससे स्पर्म्स, देखिए स्पर्म तो होते हैं वो मिलियंस में होते हैं, लेकिन उसमें ना अच्छे वाले स्पर्म्स कम होते हैं, तो जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी होती है। तो जैसे स्पेशली जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, और जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लैपटॉप, मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर से नहाते हैं और बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स वगैरह पहनते हैं, तो उनमें ड्रास्टिकली स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट करता है। ये चीज़ें होने लग गई है। सो स्पर्म को हेल्दी करने के लिए फिर कौन सी डाइट ली जाए, कौन से फ्रूट्स खाएं, या क्या हो तो स्पर्म हेल्दी हो? कोई एज सच मैजिकल डाइट नहीं है कि उसको खाने से स्पर्म्स बहुत हेल्दी और अच्छे हो जाएंगे। द थिंग इज़, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट यू शुड बी मेंटली फिट। आपकी लाइफ में जितने स्ट्रेस, एंजाइटी, वर्क को लेके, फैमिली, पर्सनल इशू को लेके, उन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करनी चाहिए। फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। इट काइंड ऑफ, आपको कोई भी लोग को लगता है हमसे वॉक करें, वॉक इज जस्ट फॉर इंडाइजेशन। यू हैव टू डू समथिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक रनिंग, स्विमिंग। अगर नहीं होता तो फ्रेंड सर्कल के साथ बास्केटबॉल वगैरह, कोई भी एक स्पोर्ट एक्टिविटी है। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो थोड़ी सी आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन वगैरह अच्छा रहता है, तो जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो पाता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह ये सब चीज़ें भी अवॉइड करते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ में अगर डाइट में करें तो आई थिंक, मुझे लगता है कि स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट ऑन टाइम
दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी क्या होता है 12-2 बजे तक कुछ नहीं खाना है और उसके बाद में रात में जम कर खाना और उसके बाद में सो जाना है, और उसमें भी जंक फूड और ये सारी सब चीज़ें होती है। तो जो हमारा थोड़ा बेसिक है कि अच्छा हेल्दी डाइट जिसको बोलते हैं हम, ग्रीन वेजिटेबल, स्प्राउट, फ्रूट, सैलेड, अभी आजकल थोड़ा सा लोग नेट पे पढ़कर एवाकाडो और ये सारी सब चीज़ें भी प्रीफर करने लग गए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। उनमें क्या होता है बहुत सारे मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन के लिए नहीं, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए अच्छे हेल्दी होते हैं। तो इस तरीके से मतलब अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने से स्पर्म्स का उसके ऊपर अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अभी एक मूवी आई थी गुड न्यूज, उसमें वो स्पर्म जो है चेंज हो जाते हैं। हाँ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ऐसा होता है कि आप सेंटर्स में? डेफिनेटली ह्यूमन एरर्स होते हैं, बट इन गुड न्यूज़ मूवी जैसे मूवीज़ होती है ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। तो कई बार क्या होता है हम इसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं RI विटनेस सिस्टम। इसमें हम कपल की पहले से ही टैगिंग कर देते। तो अगर हम आपके IVF में क्या करते हैं, हम एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन कर देते। तो क्या होता है अगर आपने पर्टिकुलर उसके इसी के टाइम पे IVF के दौरान उसके हस्बैंड के बजाय किसी और का स्पर्म यूज़ कर लिया तो फिर ये चीज़ें होती है। तो इसके लिए हम RI विटनेस सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इसके थ्रू अगर हम किसी और का स्पर्म यूज़ करेंगे तो वो फील्ड उसे लेगी ही नहीं। तो इस वजह से जो हम RI विटनेस सिस्टम के थ्रू हम ये जो गुड न्यूज़ जैसी स्पर्म मिक्सिंग, गैमेट मिक्सिंग वाली चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो जो काफ़ी लोग IVF इसलिए नहीं कराते कि नहीं आप किसी और का एग या स्पर्म ले लोगे, बट नहीं, ऐसा होता नहीं है। इस तरीके की चीज़ें हम इन चीज़ों का लेके कोई भी IVF सेंटर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है जिससे कि आपके गैमेट की मिक्सिंग ना हो सके। तो योगिता जी मेरे ख्याल से एक होता है एग फ्रीजिंग और एक होता है स्पर्म फ्रीजिंग। राइट। विकी डोनर फिल्म आई थी, आपको आई एम श्योर याद होगा। उसमें स्पर्म डोनेट करके एक बंदा जो है करोड़ों कमा लेता है, अरबपति बन जाता है। क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? नहीं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। ऐसा सिर्फ मूवीज़ में दिखाया जाता है। कई बार लोग हमें DM भी करते हैं कि मैम आपके यहाँ स्पर्म डोनेट करने से हमें भी TV या कार मिल जाएगी, बट ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। सच में होता है। यू कैन चेक माई ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो मूवीज़ को ऐसा करने के लिए किया था। कई बार क्या होता है बहुत सारी कुछ ऐसे हार्मोनल कॉज रहते हैं जिसकी वजह से मेल में स्पर्म्स नहीं बनते हैं, या कुछ फीमेल्स में जिनमें मेनोपॉज हो चुका होता है तो उनमें एग नहीं बनते। तो उनके लिए हम डोनर जैसी फैसिलिटीज़ लेते हैं। इनके लिए ART बैंक होते हैं जहाँ पे सारे एग और स्पर्म्स डोनेट किए जाते हैं, प्रॉपर उनके इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करके किए जाते हैं। तो जैसा मूवीज़ में बताया गया वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अभी जैसे आपको सुनकर लग रहा है कि नहीं ये डोनर लेना पड़ता है, तो इसके लिए आजकल कपल्स क्या कर रहे हैं, नाउ एवरीबडी वांट्स टू मेक गुड कैरियर, है ना। उनको अभी नहीं शादी नहीं करना है 30-35 साल तक, और हो भी गई है 35 ईयर तक मैरिज, तो दे डोंट वांट प्लान बेबी। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं और घर में 2 या 3 बच्चे भी हैं। अब सबको चाहिए पहले मेरा घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, सेट हो जाए, फिर हम अपना बच्चा प्लान करेंगे, तब तक हम अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे। तो इनके लिए क्या करते हैं हम लोग आजकल 25-35 ईयर की एज में हमारे पास में गर्ल्स आती है, हम उनकी कंसेंट के बेसिस पे हम उनके एग फ्रीज कर लेते हैं। और अगर उन्हें जब भी उनकी मैरिज होती है आफ्टर 1-2 ईयर्स हम उनको ट्राई करने के लिए कहते हैं। अगर नेचुरली कंसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में एक की क्वालिटी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। होने वाले बच्चे में कई तरह की एबनॉर्मलिटीज़, जेनेटिक इशू और कॉन्जेनाइटल एनोमलीज वगैरह आती है। तो इस वजह से हम उनके एग फ्रीज कर लेते हैं। तो 40-45 ईयर की एज में भी वो अपने खुद के एग से माँ बन पाती है, उन्हें डोनर नहीं लेना पड़ता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि उनके जो बच्चे होते हैं वो पूरी तरीके से हेल्दी होते हैं। जैसे अब आजकल काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़, प्रियंका चोपड़ा, काफ़ी इन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया और इन चीज़ों को लेके प्रमोट किया है कि हाँ मैंने एक फ्रीजिंग करिए, खुलकर करिए, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ पे हेजिटेट करते। बट नाउ ए डेज आजकल गर्ल्स इजीली जिनको अच्छा कैरियर चाहिए वो कर रहे हैं। इसी तरीके से स्पर्म फ्रीजिंग भी होता है। जैसे कुछ रहते हैं मेल्स जिनकी कुछ हर्निया सर्जरी होती है या कोई हिप बोन सर्जरीज वगैरह होती है, कोई कीमोथेरेपी वगैरह हो रही है, तो उनके लिए भी हम 20-25 ईयर की एज में वो आते हैं हमारे पास में, हम उनके स्पर्म्स फ्रीज कर लेते हैं। और ताकि कि आफ्टर सर्जरी कीमो रेडिएशन के थ्रू अगर स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल नील हो जाता है, बट स्टिल वी हैव स्पर्म इन आवर बैंक, तो उस वजह से वो जब भी बेबी प्लान करना चाहें तो उनको खुद के स्पर्म से उनको प्रेगनेंसी हो जाती है। ये चीज़ है। जैसे AI हर जगह पर आ चुका है अब,
है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पर अवेलेबल है, हर फील्ड में उसका इंपॉर्टेंस है। आपकी फील्ड में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है? बिल्कुल। काफ़ी टाइम तक है ना, पहले आईवीएफ से लोग बहुत डरते थे क्योंकि आईवीएफ का इतना सक्सेस रेट नहीं था, बट अब इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है जिसकी वजह से आईवीएफ का सक्सेस रेट और बढ़ गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें इन चीज़ों में और ज़्यादा हेल्प करी है। क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या करते हैं, हम कपल के एम्ब्रियोज बनाते हैं जिन्हें भ्रूण कहते हैं, और उन भ्रूण के हम पिक्चर्स उस सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो एम्ब्रियो की स्कोरिंग कर देता है, तो हमें क्या होता है, बेस्ट एम्ब्रियो सिलेक्ट करने में हेल्प मिल जाती है। जैसे 4 एम्ब्रियोज हैं तो बता देगा सबसे बेस्ट कौन सा एम्ब्रियो है ना, क्योंकि चारों के चारों एम्ब्रियोज आगे चल के ग्रो करेंगे और हेल्दी बेबी होंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उससे हमें उसकी में हेल्प मिल जाती है, उसमें उसकी वाइटिलिटी भी पता चलती है और प्लॉइडी भी पता चलती है। वाइटिलिटी मतलब कि वो एम्ब्रियो 9 मंथ तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। प्लॉइडी मतलब वो बच्चे में जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं है, वो भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करता है। तो आई थिंक जो 35 ईयर प्लस कपल आईवीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ही आईवीएफ सेंटर पे कराना चाहिए जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है, जिससे कि होने वाले बच्चे के साथ में जेनेटिक इशू कम से कम देखने को मिलते हैं। तो दैट इज़ वेरी वंडरफुल थिंग्स इन आईवीएफ फील्ड ऑल्सो। सो बिफोर वी गो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ख्याल से हर वो इंसान जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहा होगा जानना चाहता होगा, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, कहीं बहुत महंगा तो नहीं होता आईवीएफ? नहीं, आईवीएफ इतना महंगा नहीं होता है, हमारी बाकी सब एक्सपेंसेस से तो बहुत कम होता है। प्रायोरिटाइज अगर करें प्रॉपर्ली, बट डेफिनेटली हम ये चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि हम आईवीएफ कहाँ करा रहे हैं। ठीक है, तो आईवीएफ के लिए जो स्पेशली इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, यूरिनरी भी होते हैं और रिकॉम्बिनेंट भी होते हैं। अगर यूरिनरी इंजेक्शन के साथ में हम आईवीएफ प्लान करते तो 80,000 to 90,000 में आपका आईवीएफ हो सकता है, बट उसके इतने अच्छे सक्सेस रेट नहीं होते, साइड इफेक्ट्स वगैरह ज़्यादा होते, तो इसलिए आजकल रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस आते हैं जिनका कॉस्ट अराउंड, अगर हम सारी सब चीज़ों के साथ में करते तो 1,50,000 के अराउंड रहता है। और अगर इसमें हम, कई बार क्या होता है, किसी कपल को आईवीएफ की ज़रूरत है बट उनके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है या स्पर्म का या एक कुछ दूसरे इश्यू होते हैं, तो उसमें कॉस्ट एड ऑन होती है। बट और आजकल है ना ईएमआई जैसी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है आईवीएफ के लिए। कुछ मेडिक्लेम कंपनियां इसके लिए इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, जो उसके लिए आपको उनसे बात करनी होती है। तो आई थिंक आईवीएफ सिर्फ कॉस्ट की वजह से अगर हम नहीं करा रहे हैं, अब वो टैबू ख़त्म हो चुका है। अब इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इतनी सारी सब चीज़ों के साथ में हमने इतना सब चीज़ों को लेके ग्रोथ कर लिया और इतना अच्छा सक्सेस रेट मिल रहा है, तो अब इतना आईवीएफ का कॉस्ट इतना मायने नहीं रखता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होता है ये कि आईवीएफ के दौरान या उसके बाद शायद बॉडी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नहीं, आईवीएफ में अगर मैंने जैसे बताया कि अच्छे इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं, तो इससे फीमेल की बॉडी पे भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। और आईवीएफ को लेके एक मिथ ये भी है कि आईवीएफ के बाद में बहुत कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आईवीएफ जो है आपको कंसीव करने में हेल्प करता है। इट डजंट मीन कि उसके बाद में 9 मंथ तक आप बिल्कुल बेड पे ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। दूसरा एक चीज़ मिथ ये भी है, अगर हम आईवीएफ के मिथ के बारे में बात करें कि आईवीएफ में होने वाले बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। आईवीएफ में होने वाले बच्चे अच्छे हेल्दी बच्चे होते हैं। इनफैक्ट जिनका मैंने बताया मिसकैरेज हो रहे या जिनकी फैमिलीज़ में जेनेटिक इश्यूज़ हैं, उनके लिए भी हम आईवीएफ करते हैं ताकि कि उनको हेल्दी बेबीज़ हो। तो इनकी कोई साइड इफ़ेक्ट होना और ये इस तरीके की प्रोसेस होना, ये लोगों के मन में मिथ है, बट एज सच होता नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर योगिता, हमसे इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। आई एम श्योर इसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों के परसेप्शन ज़रूर क्लियर होंगे। जी। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नींद में भी उठा के पूछ लो। हाँ, वो आपके लिए कॉमन है। नहीं, और वो एक एग, ए से ई आ रहा है, एग एंड स्पर्म, अंडे वाला एग और इधर स्पर्म। ठीक है, कंटिन्यू करें। मेरे को मनदीप ने बोला आपको है ना बहुत ज़्यादा, आप जल्दी चले जाना, आपको रीटेक लगेंगे करेंगे, तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं लगेगा। हाँ, मुझको लगेंगे टेक। मेरे लिए बिल्कुल नया है। मैं यही बोल रहा था कि भाई अपन 11 बजे पहुंच जाएंगे पुष्कर, किसी भी तरह से ऐसा ना हो कि अगर ऐसा कि ऐसा चला जाए तो कितने मज़ा है कि ऐसे शूट होता है। चलिए, और ये रिकॉर्डिंग मुझे भेजना ज़रूर, पूरा प्रॉपर।